वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी के नवीनतम पाठ्यक्रम के बारे में, जो कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बताई गई है। आपको बता दूं कि अधिकतर विश्वविद्यालयों में यही सेम सिलेबस है, ठीक है। और सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के सिलेबस में कुछ चेंजमेंट है, बाकी लगभग यही सिलेबस है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो लगभग अधिकतर विश्वविद्यालयों में आपको यही पढ़ना पड़ेगा। बीए द्वितीय वर्ष तृतीय सेमेस्टर हिंदी, और हिंदी में आपको हिंदी गद्य के बारे में पढ़ना होता है। आप लोग अभी तक बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग आए तो आप लोगों ने हिंदी काव्य पढ़ा, फिर आप लोग सेकंड सेमेस्टर में पहुँचे, आप लोगों ने कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर के बारे में जानकारी अध्ययन करी, मतलब जानकारी ली। इसके अलावा आप लोग अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, तो थर्ड सेमेस्टर में आप लोगों को हिंदी गद्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आपको बता दूं हिंदी गद्य में जैसे कहानी हो गई, रिपोर्टाज हो गया, डायरी हो गई, ये सब आपको पढ़ना है, निबंध हो गया, ठीक है। इसके अलावा नाटक, एकांकी, साक्षात्कार, बहुत सारी हिंदी की गद्य विधाएँ हैं, उनके बारे में आपको जानना पड़ेगा। हिंदी गद्य का विकास और उद्भव कैसे कैसे हुआ, इन चीज़ों को जानते हुए हम समस्त गद्य विधाओं का उद्भव और विकास कैसे हुआ और उनके कालखंड या कालक्रमानुसार हम लोग चर्चा करेंगे। और आपको बता दूं कि इसका ऑलरेडी तमाम प्रकार के क्लासेस अवेलेबल हैं यूट्यूब चैनल पर भी, और इसका कोर्स भी हमने लॉन्च किया था बीए थर्ड सेमेस्टर में। आपको बता दूं जो 2023 में अभी थर्ड सेमेस्टर में बच्चे थे, जो मतलब आपके जो सीनियर्स लोग थे अभी गए हैं, उनके लिए हमने व्यवस्था करी थी कोर्स की। और हिंदी में एक प्रकार से हिंदी के इतने सारे सिलेबस को मैंने 100 रुपये में कैटेगराइज करके वो कोर्स दिया था। बहुत सारे बच्चों ने उससे पढ़ाई करी, अच्छे अंक आए हैं उनके। तो वो सारी वीडियोस और वो जो पीडीएफ हैं जो हमने दी थी वो अभी भी हैं। कुछ क्लासेस लगभग हमने उसमें ली थी, लगभग 15 से 20 क्लासेस हमने ली थी, ठीक है। वो उनको प्राइवेट फॉर्म में मिली थी आप लोगों के, मतलब यूट्यूब पे वो अवेलेबल नहीं थी। बाकी यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस हमारी बीए थर्ड सेमेस्टर की अवेलेबल हैं, तो आप उनको देख सकते हैं ऑलरेडी बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और भी चीज़ें आगे मैं फ्री में पढ़ाता रहूँगा यूट्यूब पर। ऐसी बात नहीं कि मैं अगर कोर्स बना दिया तो फ्री में नहीं पढ़ाता हूँ। आप लोग देखते कोर्स बहुत कम ही, हम जल्दी ये सब करते नहीं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं हिंदी के जिन्होंने पर्सनली मेरे पास एसएमएस किया है कि सर जी हिंदी थर्ड सेमेस्टर के को लेकर के आप जो कोर्स बता रहे थे उस कोर्स के बारे में कुछ जानकारी दें और सिलेबस कैसे कैसे डिस्कस किया जाता है इसके बारे में बताएं। तो आज के वीडियो के माध्यम से हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है, और जो नवीनतम पाठ्यक्रम है 2024-25 इन सभी में 2023 का सभी का सेम ही सिलेबस है, वही सिलेबस रहेगा, अभी बदलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका संपूर्ण कोर्स जो है पूरा का पूरा जो यहाँ पर लिखा हुआ है, सभी से रिलेटेड आपको क्लासेस और पीडीएफ नोट्स जो होंगे वो आपको कोर्स में आपको मिलेंगे। कुछ पीडीएफ नोट्स अभी हैं, जैसे चैप्टर 10 या 11 तक आपको पीडीएफ नोट्स हैं, और जो है बहुत सारे जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं उनके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये सब पीडीएफ नोट्स और जो लेक्चर्स हैं खास करके उनकी प्लेलिस्ट जो हुई थी 2023 में अभी हमने पढ़ाया है, वो सारी क्लासेस हैं हमारे पास अभी उपलब्ध हैं। तो अगर आप में से कोई ये चाहता है कि हमको ये सारी चीज़ें अभी से पढ़ लेनी है, क्योंकि परीक्षा कब हो जाए कुछ पता नहीं है, बहुत जल्दी जल्दी परीक्षाएं करवा रहे हैं, तो अगर आप अभी से इसकी तैयारी प्रारंभ कर देंगे तो आप आगे चल करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हिंदी में जिन छात्र छात्राओं को पूरा का पूरा कोर्स लेना है, जो कोर्स ऑलरेडी मैंने जो है बनाया था उन लोगों के लिए, तो वो कोर्स हमारे पास उपलब्ध है। तो अगर आप में से किसी को चाहिए तो आप लोग जो है उसके लिए आपको 100 रुपये उन लोगों ने पे किए थे, तो 100 रुपये आप भी पे कर दीजिएगा। और भी जो नई वीडियोस मैं बनाऊंगा, अभी सारे संपूर्ण क्लास हो नहीं पाई थी थर्ड सेमेस्टर की, लेकिन पेपर उतने में हो गया, तो जैसे पेपर हो गया तो फिर वहाँ पर हमने क्लास बंद कर दी, फिर फोर्थ सेमेस्टर को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। तो उसमें अभी लगभग 15 से 20 क्लास हुई होंगी, और बाकी क्लासेस जो होंगी अभी होनी बाकी हैं। जैसे अभी क्लास आप देखते हैं भोला राम के जीव को लेकर के एक क्लास हुई थी, यूट्यूब पर पढ़ाया था, लेकिन विस्तार से भी क्लास नहीं हो पाई है। 30 बरस का साथी हो गया, कलम का सिपाही हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखते भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है, मित्रता निबंध, अशोक के फूल, तुम चंदन हम पानी, ये उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, इन सभी पर अभी क्लास नहीं हो पाई है। दीपदान पर एक क्लास हमने ली थी, लक्ष्मी के स्वागत पर क्लास नहीं हो पाई है। तो ये सब क्लासेस अभी बची हुई हैं। बाकी क्लास के यहाँ तो कोई कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण और रेखाचित्र, डायरी, रिपोर्टाज, आत्मकथा, जीवनी अंश, इन सभी के एक प्रकार से जो उद्भव और विकास है इन्हीं को हमने पढ़ाया है।
और ये क्लासेस आपको अभी मिल जाएंगी, उपलब्ध हैं। वो कोर्स में आपको मैं सेंड कर दूंगा, तो आप लोग देख लीजिएगा। यानी कि यूनिट 1 और यूनिट 2 मैंने पढ़ाया है। यूनिट 3, 4, 5 से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो परीक्षा के दृष्टि से, चूंकि परीक्षा नज़दीक आ गई थी, तो हमने उसको पढ़ा दिया था। तो वो भी आपको कोर्स में संकलित हुआ वीडियोस मिल जाएंगे और उसके PDF नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये कुछ क्लासेस हुई गई हैं, लगभग 20 से 25 क्लासेस आपको जो है लगभग हो चुकी हैं, वो आपको मिल जाएंगी। उसमें मॉडल पेपर्स भी हैं और भी बहुत सारी वीडियो हैं, ठीक है। और यूट्यूब पर भी वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ मतलब उसमें यूट्यूब पर मॉडल पेपर वगैरह पड़े हुए हैं। लेक्चर वाइज मतलब चैप्टर वाइज जो सारी वीडियोस आपको मिलेंगी वो यूट्यूब पर आपको नहीं मिलेंगी, वो प्राइवेट फॉर्म में आपको मिलेंगी। तो वो जब आप कोर्स लेंगे तब भी आपके पास लिंक मैं सेंड करूंगा और वो आप पाओगे। तो कोर्स आपको कैसे लेना, सबसे पहले आपको करना क्या, अगर आप में से कोई चाहता है लेना, पूरा पढ़ना चाहता है, तो बाकी पढ़ने के लिए आप शुक्ला स्टडी पॉइंट अगर यूट्यूब पर भी जुड़े हैं तो आपको विधिवत जानकारी मैं जो है परीक्षा के अंत तक देता रहता हूं। मतलब इतना ज़्यादा आपको मैं बता दूंगा कि आप परीक्षा में पास हो जाओगे। लेकिन आपको अगर MA भी करना है हिंदी से, PhD आगे चल करके करना है, ठीक है, उससे आपको प्रोफेसर बनना है हिंदी से, या TGT PGT निकालना है, नेट JRF की परीक्षा देनी है, तो आपको मेरे हिसाब से कोर्स पूरा पढ़ना चाहिए और लेना भी चाहिए, ठीक है। तो आपको अगर लेना है तो आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 इस पर आप लोग WhatsApp SMS कर दीजिएगा कि सर जी हमको BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है हिंदी साहित्य का। तो मैं आपको कोर्स उसमें आपको दे दूंगा और एक नया ग्रुप मैं बनाऊंगा आप लोगों का, उसमें आपको जोड़ दिया जाएगा। गर्ल्स और बॉयज़ का ग्रुप अलग अलग होगा, उसमें आपको मैं ऐड कर दूंगा। तो जिनमें मतलब आप में से जिसको भी इंटरेस्ट है वो ले सकते हैं, जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल कोर्स में ही मैं बताऊंगा, यहाँ पर यूट्यूब पर भी आपके लिए हमेशा डेली 2-3 क्लास या 1-2 क्लास होती रहती है शुक्ला स्टडी पॉइंट पर हर एक सब्जेक्ट की, और हर एक सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाता है। तो अगर जो छात्र लेने के लिए उत्सुक हैं, आप 91 61 93 60 62 पर आप लोग SMS कर दीजिएगा WhatsApp पर कि सर जी हमको कोर्स लेना है। वहाँ पर WhatsApp पे आपको बताया जाएगा, एक स्कैनर मैं सेंड कर दूंगा, उस पर आपको मात्र 100 रुपये पे कर देने होंगे और उसका स्क्रीनशॉट हमारे नंबर पर, इसी पर 91 61 पर मतलब उसी पर आपको सेंड कर देना। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करोगे आपको ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, या सबसे पहले आपके पास PDF नोट्स और जो वीडियोज़ हो चुकी हैं अभी तक वो सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी प्लेलिस्ट में, तो आप उनको आसानी से देख पाएंगे। प्राइवेट प्लेलिस्ट होगी तो उसमें केवल आप ही देख पाओगे, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप उसको देख पाएंगे। तो 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है कि सर जी हमको हिंदी BA 3rd सेमेस्टर का कोर्स लेना है। तो अभी से जिनको प्रारंभ करना है या पढ़ाई करनी है वो वीडियोज हो चुके हैं, आप लोग आसानी से उन वीडियोज़ को एक एक करके डेली एक वीडियो आप देखते रहिए। आप एक समय फिक्स कर लीजिए कि हमको रात में या दिन में जब भी आपको समय हो एक वीडियो डेली देखेंगे और उसका PDF नोट्स भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से जब आप पढ़ते रहेंगे तो आपका सिलेबस समाप्त हो जाएगा परीक्षा के आते आते। आइए देखते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इकाई 1। 8 इकाइयों का सिलेबस हो गया है। 8 इकाइयों में आपका सिलेबस संपूर्ण बटा होता है जब से नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी आई है, यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है। सबसे पहला इकाई आपको पढ़ना है हिंदी गद्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी गद्य के संक्षिप्त इतिहास में खास करके हमको हिंदी कहानी का उद्भव विकास समझना है, हिंदी उपन्यास का उद्भव विकास समझना है, हिंदी नाटक का उद्भव विकास समझना है, हिंदी आलोचना का उद्भव विकास और हिंदी की जो अन्य गद्य विधाएं हैं उनका उद्भव विकास समझना है। अब आपको यहाँ पर एक बात यहाँ पर समझ में आपको आ रही कि हिंदी गद्य क्या है और हिंदी काव्य क्या है। हिंदी काव्य आप लोग पढ़ चुके जिसमें कविताएं लिखी जाती हैं। हिंदी गद्य में क्या होता है, कहानी, रिपोर्टाज और ये सब आपको बताया कि भाई उपन्यास, नाटक, एकांकी, ठीक है, ये सब लिखे जाते हैं। तो गद्य में एक प्रकार से क्या होता है, अब आपको गद्य में कई सारी विधाएं हैं और हिंदी गद्य का विकास जो हुआ है 1850 के बाद से आप देखते हैं। हालांकि आप मान सकते हो 19वीं शताब्दी बोल सकते हो आप, ठीक है। 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते हिंदी गद्य का विकास होता है और भारतेंदु युग में आकर के हिंदी गद्य का विकास होता है। खड़ी बोली के विकास में आप देखते हैं हिंदी गद्य का विकास होता है, ठीक है। भारतेंदु जी ने भारतेंदु जी से पहले भी आप देखते हैं हिंदी गद्य के विकास में राजा लक्ष्मण सिंह से लेकर के और बहुत सारे लोगों का, फोर्ट विलियम कॉलेज की भी बहुत भूमिका रही है, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हमने चर्चा कर रखी है ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में, हमने विस्तार से आपको बताया। तो चैप्टर नंबर 1 आप देख सकते हैं यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में, वो वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप यूट्यूब पर चैप्टर नंबर 1 भी देख सकते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 की वीडियो भी फ्री में आपको अवेलेबल करवा दी हमने यूट्यूब पर, ठीक है। तो आप वो वीडियोज़ देख सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि वो एक प्रकार से मैंने इसलिए करवा दी थी ताकि आप लोग जो है उसको देखें और उसको देखने के बाद में तब आप निर्णय ले पाएंगे कि भाई हमको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। विस्तार से हमने हर एक चीज़ को समझाया है, तो यहाँ पर आपको वही पढ़ना है। हिंदी गद्य का विकास आप देखते हैं 1850 के बाद से एक नई दिशा और एक नए लय के साथ आता है। तो आपसे पूछे हिंदी कहानी का विकास कब हुआ, हिंदी गद्य का विकास कब हुआ, तो भारतेंदु युग से हुआ। हिंदी कहानी की अगर बात करते तो हिंदी कहानी का विकास आप देखते हैं 20वीं शताब्दी में आकर के हुआ, मतलब 1900 ईस्वी 1901 इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, वो तो अब नहीं रही, खास करके प्रथम कहानी हिंदी की। अब वो जो है माधवराव सप्रे की एक कहानी है, एक टोकरी भर मिट्टी, वो एक प्रकार से हिंदी की प्रथम कहानी हो गई है। नवीन शोधों के अनुसार ये पता चला है, बहुत सारे विद्वानों ने शोध किया इस पर और उसके बाद में बताया। तो अगर ये सारी चीज़ें मैंने उसमें कहानी के विस्तार में, जब कहानी का हम इतिहास पढ़ रहे थे तो उसमें कौन सी पहली कहानी, फिर उसके बाद की कहानी कौन सी है, फिर रामचंद्र शुक्ला जी ने किस प्रकार से कहानियों का विवरण दिया है, पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी, ठीक है, सारी चीज़ों के बारे में हमने उसमें बताया। तो ये आपको पढ़ना है। दूसरी इकाई में आपको क्या पढ़ना है, दूसरी इकाई में हिंदी गद्य की महत्वपूर्ण विधाओं का संक्षिप्त परिचय आपको जान लेना है। यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास जान लेना था कि भाई हिंदी कहानी में सबसे पहली कहानी कौन सी, मतलब हिंदी कहानी का इतिहास, उद्भव कैसे हुआ, हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास कैसे हुआ, ठीक है। अच्छा, इन सभी में जब हम हिंदी कहानी का विकास देखेंगे तो कहानी सम्राट कहा जाता है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है किसको, मुंशी प्रेमचंद जी को। तो मुंशी प्रेमचंद जी से पूर्व की कहानियाँ, मुंशी प्रेमचंद युग की कहानियाँ और मुंशी प्रेमचंद उत्तर कहानियाँ, मतलब मुंशी प्रेमचंद के बाद वाली कहानियाँ, इन सभी के बारे में पढ़ते हैं। इसी प्रकार से मुंशी प्रेमचंद पूर्व उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद युगीन उपन्यास और मुंशी प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। फिर उसके बाद में आप देखते हैं कि समकालीन उपन्यास या तमाम प्रकार के उपन्यास की कैटेगराइजेशन होती है। तो उन सभी चीज़ों के बारे में हमने ऑलरेडी चर्चा करी हुई है। तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर सारी चीज़ों को जान पाएंगे वीडियोज़ में ऑलरेडी, और जो है PDF नोट्स में आपको ऑलरेडी विस्तार से उसमें बताया गया है, तो ये आपके समझ में आ जाएगा। हिंदी गद्य की यहाँ पर महत्वपूर्ण जो विधाएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय, मतलब कहानी किसे कहते हैं, यहाँ पर आपको क्या समझना है। अच्छा, सारी चीज़ें हमने बता रखी है, जैसे हिंदी कहानी का उद्भव पहले समझा, फिर विकास समझा, फिर कहानी किसे कहते हैं और विभिन्न कालक्रमों में कहानी का क्या क्या दृश्य रहा है। तो हिंदी कहानी, हिंदी उपन्यास किसे कहते हैं, नाटक क्या है, एकांकी क्या है, आलोचना क्या है, निबंध क्या है, यात्रा वृत्तांत क्या है, संस्मरण क्या है, रेखा चित्र क्या है, डायरी क्या है, रिपोर्टाज क्या है, आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है और व्यंग क्या है। इन सभी के बारे में आपको, इन सभी की परिभाषा, इन सभी की विशेषताओं, इन सभी से प्रश्न आते हैं। खास करके अति लघु उत्तरीय में प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जाएगा संस्मरण वगैरह को लेकर के, और ऑब्जेक्टिव में जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपके पाठ्यक्रम में कौन सी डायरी संकलित है, आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज कौन संकलित है, सबसे पुराना या सबसे प्रमुख रिपोर्टाज कौन सा है, फलाने का रिपोर्टाज या फलाने का संस्मरण कौन सा है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछता है ऑब्जेक्टिव में। तो ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और लिखित मॉडल पेपर महासंग्राम वीडियो, सारी वीडियोज आपको वहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको ऑलरेडी मिल जाएंगी। मतलब जब आप कोर्स लेंगे तो उसमें आपको विस्तार से हर चीज़ के बारे में बताया गया है। तो ये सब हो चुकी हैं ऑलरेडी क्लासेस, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अभी कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी सभी के बारे में आपको विस्तार से यहीं पर मैं बता सकता हूँ, अभी भी बता सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबे वीडियोस को कम देख पाते हैं, रीच कम हो जाती है। तो इसीलिए आप लोग उस वीडियोस में अगर आप चाहेंगे तो देख सकते हैं। बाकी मैं और भी चीज़ों को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। आप मॉडल पेपर पढ़े हुए हैं यूट्यूब पर, उसमें हमने इन सभी चीज़ों के बारे में चीज़ें बता रखी है। जैसे संस्मरण में क्या होता है, जो चीज़ें आपको याद आती हैं, बहुत कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं आपको याद आती हैं आपके जो है पिछले लाइफ्स की। तो वो एक प्रकार, पिछले लाइफ का मतलब क्या होता है, जो बीत गया है उसकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको याद आती हैं, और वही जो चीज़ें आपको याद आती हैं वो आप लिख देते हैं एक साहित्यिक कलम के माध्यम से। रेखा चित्र में आप देखते हैं रेखाओं के माध्यम से बहुत कम शब्दों में बहुत सारी बातें बयां की जाती हैं, ठीक है। इसी प्रकार से डायरी में आप देखते हैं, डायरी के प्रकार के बारे में भी हमने चर्चा करा था। डायरी में आप देखते हैं क्या होता है, डायरी क्या है, डायरी जैसे आप लोग देखते तो दैनंदिनी जिसको आप कहते हैं हिंदी में डायरी को, ठीक है। जैसे एक साहित्यिक डायरी होती है और एक प्रकार से आम जीवन की डायरी होती है कि भाई एक रोज़ डेली डायरी लिख रहे एक व्यक्ति हो। और डायरी क्या होता है, कुछ लोग, कुछ जो साहित्यिक लोग होते हैं जब साहित्यिक तरीके से उसको लिखते हैं तो वो मानी जाती है डायरी। इसके अलावा इसी प्रकार से रिपोर्टाज होता है, एक रिपोर्ट टाइप का रिपोर्टाज। आत्मकथा होती है जीवनी, आत्मकथा जीवनी में अंतर बहुत सारा प्रश्न
यहाँ को लेकर के मतलब कि बहुत सारे विश्वविद्यालयों में आया हुआ है। तो उसके बारे में हमने आपको बताया था जीवनी क्या है, आत्मकथा क्या है। जीवनी में आप देखते हैं कि भाई किसी के दूसरे के जीवन की जीवनी लिखी जाती है, मतलब कि कोई दूसरा लेखक होता है और किसी दूसरे के जीवन पर वो लिखता है, तो उसको बोलते हैं जीवनी। जैसे कि यहाँ पर आपके पाठ्यक्रम में संकलित है कलम का सिपाही। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है हिंदी साहित्य में? कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी, बहुत सारे उपन्यासों का रचना करी, खास करके कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, इन सब जैसे उपन्यासों की रचना उन्होंने करी। ठीक है, उपन्यास सम्राट कहा जाता है, तो उनको कलम का सिपाही कहा जाता है। और उनके पुत्र हैं अमृत राय, मुंशी प्रेमचंद जी के लड़के हैं अमृत राय। मुंशी प्रेमचंद जी का घर जो है लमही में है, वाराणसी में पड़ता है। मैं गया हूँ वहाँ पर और वहाँ पर मैंने भ्रमण किया। उनका जो घर है वहाँ पर मैं ऊपर भी गया हूँ। उनके 2 मंजिले का घर था, एक पुराने ज़माने का घर बना हुआ, सफ़ेद सफ़ेद रंगा हुआ है, एक द्वार पर कुआं है, तालाब है, कई सारी चीज़ें हैं जो। तो मुंशी प्रेमचंद जी के घर पर मैं जब गया था तो मैंने खूब घूमा और एक प्रकार से उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं गया था, अभी जन्मदिन हाल ही में था, तो उनके घर पर मैं गया था, तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो उनके पुत्र है अमृत राय जी। तो अमृत राय जी ने लिखा कलम का सिपाही। अब कलम का सिपाही क्या है? जीवनी है। किसकी जीवनी है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में उन्होंने लिखा है, तो वो हो गई मुंशी प्रेमचंद की जीवनी। मतलब जीवनी क्या है? कोई दूसरा लेखक या कोई दूसरा साहित्यकार किसी दूसरे बड़े या पहुँचे हुए लेखक या एक प्रकार से किसी अन्य जो है विशेष व्यक्ति के बारे में जब लिखता है या साहित्यिक तरीके से लिखता है तो उसको हम बोलते हैं जीवनी। लेकिन आत्मकथा क्या होती है? लेखक भी वही होगा, अपने बारे में ही लिखेगा। तो एक प्रकार से आत्मकथा होती है खुद के बारे में साहित्यिक विधाओं का या साहित्यिक तरीके से लिखना, ठीक है, अपने संपूर्ण जीवन के बारे में, तो वो आत्मकथा होती है। व्यंग आप भोला राम का जीव देखते हैं, हरिशंकर परसाई जी का, बड़ा ज़बरदस्त है। भोला राम के जीव के बारे में मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी। एक छोटी सी कहानी कि भाई एक भोला राम जी होते हैं, वो सरकारी नौकरी करते हैं और उनका पेंशन वगैरह कुछ तनख्वाह रुक जाती है, तो उसी फाइलों में दबी रह जाती, तो वो दौड़ दौड़ करके जाते हैं और एक प्रकार से उनकी सैलरी वगैरह जो कुछ फंसी होती है नहीं मिल पाती है। और उसके बाद में क्या होता है, वो मर जाते हैं उसी में, और मरने के बाद में उनका जीव जो होता है हम लोग तक नहीं पहुंचता। तो यमराज चित्रगुप्त से कहते हैं कि भाई जा करके देखो पृथ्वी पर कि क्या क्या चीज़ें, मतलब भोला राम कहाँ रह गए। तो भोला राम के जीव को ढूंढने हुए यमराज के दूत आते हैं, नहीं पाते हैं। चित्रगुप्त पूरी डायरी खोल करके देखते नहीं मिलता है। तब तक नारद जी पहुँचते हैं, नारायण करते महती नामक बेड़ा को बजाते हुए। नारद जी पहुँचते हैं, पूछते क्या बात है। नारद जी कहते ठीक है मैं जाता हूँ पृथ्वी पर, उनसे भोला राम के जीव को ढूंढ करके लाता हूँ। वो आते हैं भोला राम के जीव को ढूंढने के लिए और फिर ढूंढते उनके घर पर जाते, सारी चीज़ें प्रोसेस होता है, तो उसी में कहानी थोड़ा सा अपना विराट रूप लेती बढ़ती है। तो यहाँ पर एक प्रकार से नारद जी जाते हैं अंदर, तो जब ऑफिस में पहुँचते हैं तो बड़े साहब कहते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं चलता है, कुछ आपको नगद नारायण करना पड़ेगा, मतलब कुछ रिश्वत देनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से सरकारी दफ्तरों पर व्यंग किया गया है भोला राम के जीव कहानी के माध्यम से। कहानी भी है और व्यंग भी है, एक कहानी के रूप में एक व्यंग है हरिशंकर परसाई का, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो उसमें जब नारद जी जाते हैं अंदर तो नारद जी से कहते हैं कि भाई वो जो बड़ा अफसर होता है कहता है कि ठीक है तेरे पास पैसे अगर नहीं है तो तू बीड़ा दे दे, और बीड़ा देगा तब फिर उसकी फाइल खुलेगी। फाइल वगैरह खोलते हैं, फिर जाते हैं जब अंदर वो नारद जी फाइल वगैरह खोलने के लिए, तो वो फाइल वगैरह चेक वही कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ से आवाज़ आती है कुछ, मतलब ये भोला राम के जीव टाइप की या भोला राम का ये, तो तब तक वो बोलता है उसी से कि भाई मैं यहीं पर हूँ। तो अच्छा भोला राम तुम कौन हो? भोला राम का जीव बोल रहा हूँ मैं, ऐसे वहाँ से, मतलब कहानी में है, बड़ा ज़बरदस्त कहानी है, मैं पढ़ाया हुआ हूँ, तो आप लोग देखिएगा उसको। मैं फिर से एक बार पढ़ाऊँगा अभी इसको, चूँकि मैंने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाया था उसको, बस उसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया था। बाकी मैं भोला राम के जीव की कहानी को विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हम चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से जानेंगे। फिर भोला राम का जीव, मतलब एक विडंबना, एक सरकारी दफ्तर पर तंज कसा गया है। इसके बाद में वो कहानी होती है, कहानी आप सभी लोग जानते हैं, जो 20 मिनट में पढ़ करके आप ख़त्म कर दे वो कहानी है। एक प्रकार से एक छोटी सी घटना जीवन की, वो कहानी है। तो इसी प्रकार से उपन्यास जो होता है कहानी का बड़ा भाग होता है। कहानी में जो तत्व होते हैं कहानी कला के, वो उपन्यास कला के भी तत्व होते हैं। तो ये सब पूछा जाता है, कहानी के तत्व, उपन्यास के तत्व, नाटक के तत्व, एकांकी के तत्व। नाटक में कई एक प्रकार से अंक होते हैं, लेकिन एक अंक वाले नाटक को हम एकांकी कहते हैं। एकांकी में एक नाटक जरूर, मतलब एक अंक जरूर होता है, लेकिन दृश्य कई हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से निबंध बंधन मुक्त होकर के लिखना, यात्रा वृत्तांत यात्रा करते हुए एक प्रकार से उस पर साहित्यिक शैली का प्रयोग करते हुए लिखना, इसी प्रकार से ये सब है, ठीक है।
चर्चा करेंगे हम इन पर, विस्तार से जानेंगे। हालांकि मैं चर्चा कर चुका हूं, तो आप वहां पर कोर्स में आपको मिल जाएगी सारी चीज़ें। इसके अलावा इकाई 3 में हम लोग क्या चर्चा करेंगे, इकाई 3 में हम जो है आपको क्या पढ़ना है, इकाई 3 में हिंदी उपन्यास के बारे में पढ़ना है। अब हिंदी उपन्यास में आपके पाठ्यक्रम में कौन सा उपन्यास संकलित है, झांसी की रानी उपन्यास संकलित है। यूट्यूब पर मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप लोग देख लीजिएगा। झांसी की रानी उपन्यास एक प्रकार से लिखा है वृंदावन लाल वर्मा जी ने, ये आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। विद्यार्थी संस्करण वाला जो है वही आपको लेना है। हालांकि इसके बारे में मैं आपको बता दूं, वृंदावन लाल वर्मा। अच्छा, झांसी की रानी उपन्यास में पात्र और यही सब पूछा जाएगा आपसे, पात्र और झांसी की रानी मुख्य पात्र में ही है, ठीक है। तो यही सब आपसे पूछा जाता है, इसकी विशेषताएं और इसकी कला के तत्व, मतलब इसका मूल्यांकन कीजिए ऐसे। तो मैंने एक प्रश्न के हिसाब से आपको इसको हिंदी उपन्यास में इसको यूट्यूब पर ही पढ़ा दिया, तो आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है। इकाई 4 की अगर बात की जाए, तो इकाई 4 में हिंदी कहानी की अगर बात की जाए, तो हिंदी कहानियों में आपको पंच परमेश्वर कहानी पढ़नी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी। आपने बचपन में इस कहानी को पढ़ा होगा। अलगू चौधरी, झुम्मन मियाँ और उनकी खाला रहती है। मुख्य रूप से इन्हीं 3 केंद्रों, मतलब 3 पात्रों के इर्द गिर्द कहानी पूरी घूमती रहती है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। पंच परमेश्वर कहानी पर मैं चर्चा कर चुका हूँ ऑलरेडी। पाजेब कहानी है जैनेन्द्र कुमार की, इस पर भी चर्चा कर चुका हूँ। पाजेब मतलब जो पाँव में पहनी जाती है, ठीक है। तो पाजेब कहानी के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बारे में गैंग्रीन कहानी, जिसको रोज कहानी पहले कहा जाता था, ये सच्चिदानंद हीरानंदवास सेन अज्ञे की है। गैंग्रीन कहानी एक प्रकार से, चूंकि अज्ञे पर आप देखते हैं मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव है। मनोविश्लेषणवाद जो है उसके प्रणेता हैं सिगमंड फ्रायड, विद्वान है, पाश्चात्य विद्वान है। तो उन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया है। तो एक प्रकार से मनोविश्लेषणवाद का प्रभाव प्रयोगवाद पर आप देखिएगा, प्रयोगवाद पर आपको अधिकतर मिलेगा, चाहे अज्ञे हो या फिर अज्ञे के जो समकालीन कवि वगैरह रहे लेखक उन पर। तो गैंग्रीन कहानी उन्हीं एक प्रकार से, एक रोज कहानी नाम है इसका, गैंग्रीन कहानी है, ठीक है। तो एक महिला होती है, एक पति होती है, तो मतलब पति पत्नी होते हैं और उनके यहाँ पर एक मित्र आता है। तो पत्नी का जो जीवन है एक स्त्री के जीवन के प्रति, एक स्त्री का जीवन किस प्रकार से घर में रह कर किस प्रकार से बीतता है, तो वो सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा पर्दा कहानी यशपाल की, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा पर्दा समाज में जो पर्दा होता है, पर्दे कई प्रकार के पर्दों का यहाँ पर जिक्र किया गया, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी इस पर कहानी पर चर्चा नहीं हुई है, ठीक है। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम इस कहानी का दूसरा नाम है मारे गए गुलफाम, ठीक है। तीसरी कसम कहानी फणीश्वरनाथ रेणु की है। फणीश्वरनाथ रेणु मूल रूप से आंचलिक कहानीकार हैं, गांव से रिलेटेड कहानियां लिखते हैं, मतलब गांव के परिदृश्य में इनकी कहानियां या गांव के वातावरण को लिए हुई होती हैं, और इस प्रकार की कहानियों को हम आंचलिक कहानी कहते हैं। अर्थात ऐसी कहानी जो गंवई परिवेश की होती हैं, उन कहानियों को हम आंचलिक कहानी कहते हैं। और इस प्रकार के कहानी लिखने वाले व्यक्ति को हम आंचलिक कहानीकार या आंचलिक मतलब उसके आगे लगते, चाहे आंचलिक वो उपन्यास लिख रहा हो, चाहे आंचलिक कहानी लिख रहा हो, तो अंचल विशेष से रिलेटेड कहानियां लिखते हैं। तीसरी कसम और मारे गए गुलफाम, ये कहानी में आप देखते हैं एक हीरामन रहता है व्यक्ति, वो एक प्रकार से बैलगाड़ी चलाता है, और एक हीराबाई जो नौटंकी में डांस करने वाली हैं, मतलब नृत्य करने वाली है, सुंदर हैं, खूबसूरत हैं। और एक पहली बार जब ये एक प्रकार से जो हीरामन है, ये 3 कस्में खाता है अपनी बैलगाड़ी को लेकर के कि भाई अब बांस नहीं ला दूंगा, अब चोरी का माल नहीं ला दूंगा। और तीसरी कसम खाता है कि भाई अब किसी नौटंकी वाली को मैं नहीं बैठाऊंगा अपने उसमें, क्योंकि वो कारा चिट्टा होता है, लंबा चौड़ा होता है, और मतलब थोड़ा सा एकदम करिया करिया है हीरामन, एकदम काला है, चिट्ठा है, लंबा चौड़ा है, एकदम से मुस्टंडा जिसको बोलते हैं वैसा है। और हीराबाई बहुत सुंदर है, कोमल त्वचा है उसकी। हीरामन की गाड़ी में बैठती है रात के अंधेरे, मतलब रात में, और लंबा सफ़र होता है ही, और मतलब उसी में थोड़ा बहुत बातचीत होती है, जो है महुआ घसियार इनके, उसी में गीत गाए जाते हैं इन लोगों के द्वारा। इस प्रकार से थोड़ा सा लगाव होता है। और तीसरी कसम मैंने आपको बताई हुई है, आगे मैं चर्चा भी कर लूँगा इस पर। इसके अलावा अगली कहानी है पिता कहानी, पिता कहानी है ज्ञान रंजन की, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेंगे। तो इस प्रकार से पंच परमेश्वर, पाजेब, गैंग्रीन, पर्दा, तीसरी कसम और पिता, ये एक प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5 और 6 कहानियाँ आपके पाठ्यक्रम में संकलित हैं। इन 6 कहानियों के बारे में आपको विस्तार समझा दूंगा। इसके अलावा कुछ लगभग 4-5 कहानियों के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, और कुछ कहानियाँ हैं जो कि बची हुई हैं। आगे देखिएगा, इकाई नंबर 5 में आपको क्या पढ़ना है। इकाई 5 में हिंदी नाटक और हिंदी एकांकी के बारे में पढ़ना है। अच्छा, हिंदी नाटकों में क्या आपके पाठ्यक्रम में संकलित है? नाटक में आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक संकलित है, जो कि जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है।
ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक, और खास करके जयशंकर प्रसाद जो हैं वो ऐतिहासिक नाटककार हैं, ऐतिहासिक कहानीकार भी हैं। इनके नाटक और इनके कहानियाँ ऐतिहासिक धरातल पर आधारित हैं। ऐतिहासिक चीज़ों को एक प्रकार से ये साहित्य का एक प्रकार साहित्यिक शैली में लाते हैं। और ध्रुव स्वामिनी नाटक इन्होंने लिखा, बहुत ज़बरदस्त नाटक है, ध्रुव स्वामिनी पर मुख्य रूप से केंद्रित है। इस पर मैं चर्चा कर चुका हूँ, इस नाटक के बारे में ऑलरेडी यूट्यूब पर ही वीडियो है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा एकांकी की बात किए तो एकांकी में आपका दीपदान एकांकी संकलित है। दीपदान जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी के द्वारा लिखी गई एकांकी है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और लक्ष्मी का स्वागत एकांकी है, उपेंद्र नाथ अस्क के द्वारा लिखी गई है। तो ये दो एकांकियाँ आपको पढ़नी है, ठीक है। ये बात ध्यान, चाहे लक्ष्मी का स्वागत और चाहे राम कुमार वर्मा की एक प्रकार से दीपदान, इन दोनों में से एक ही प्रश्न आता है, या फिर जब प्रश्न में पूछा जाएगा तो अथवा करके पूछा जाएगा। तो इन्हीं दोनों एकांकियों के बारे में हमें दोनों के एकांकियों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमको ये एकांकी और नाटक पढ़ना है। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना है, इकाई नंबर 6 में हम लोगों को हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है। हिंदी निबंध में भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लिखा है इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, बड़ा ज़बरदस्त निबंध है। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसको लेकर के इन्होंने बताया उसमें, ठीक है। इसके अलावा मित्रता निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो सबसे ज़बरदस्त मित्रता को लेकर के, मित्रता की एक समझ अगर आपको अपने अंदर विकसित करनी है कि मित्र क्या होते हैं और मित्र के क्या भाव होते हैं, मित्र के प्रति किस प्रकार के भाव रखने चाहिए, या अच्छे मित्र और बुरे मित्र में पहचान करने के लिए आप मित्रता निबंध पढ़ सकते हैं शुक्ला जी का। इसके अलावा अशोक के फूल निबंध है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की बात किए तो अशोक के फूल निबंध है इनका, बहुत ज़बरदस्त निबंध है, तो इसको भी आपको मैं पढ़ाऊंगा। मित्रता निबंध पढ़ना है हम लोगों को, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इन सभी को डिटेल में वेल डिटेल तरीके से, एकदम से धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास भी एक निबंध है, कुबेर नाथ राय जी का है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये भी एक निबंध है, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी का है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी एक निबंध, दो निबंध, तीन निबंध, चार निबंध और पांच निबंध, 1, 2, 3, 4 और 5 निबंध आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। अशोक के फूल, मित्रता, भारतवर्ष उन्नत कैसे हो सकती है, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, या तुम चंदन हम पानी, ये 5 निबंध हैं जो कि आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में हम लोगों को क्या पढ़ना है भाई, इसके बाद में हम लोग चर्चा करेंगे अन्य गद्य विधाओं के बारे में। अन्य गद्य विधाओं में प्रथम खंड और द्वितीय खंड, ये 2 खंड हैं। अच्छा, प्रथम खंड में अन्य गद्य विधाओं में जैसे आप देखते हैं रेखा चित्र आ गया। अब रेखा चित्र में आपको गिल्लू रेखा चित्र पढ़ना है। गिल्लू एक जो गिलहरी का बच्चा होता है उसको गिल्लू नाम दिया गया है यहाँ पर, और उसी बच्चे पर एक प्रकार से रेखा चित्र लिखा है महादेवी वर्मा जी ने। छायावाद की एक प्रकार से, छायावाद जो काव्य में है, चूँकि महादेवी वर्मा जी की बात की जाए, भारतेंदु जी की बात की जाए, और कहाँ गए ये जयशंकर प्रसाद जी की बात की जाए, अज्ञे की बात की जाए, ये सब ऐसे विद्वान हैं जो कि एक प्रकार से काव्य भी लिखा है इन्होंने और गद्य भी लिखा है, मतलब गद्य में भी लेखन लिखा है और काव्य में भी लिखा है। तो इसी प्रकार से महादेवी जी जो हैं वो एक प्रकार से काव्य में भी मतलब एक कवित्री भी हैं और एक लेखिका भी हैं, ठीक है। कवित्री मतलब कविता करने वाली, ठीक है, और लेखिका मतलब होता है जैसे कहानी, रेखा चित्र, रिपोर्टाज लेखन करने वाली, ठीक है। ये बात है, लेखिका मतलब होता है, लेखिका में दोनों शामिल हो गया, काव्य भी शामिल हो गया और वो भी शामिल हो गया गद्य, लेकिन लेखिका प्रायः गद्य वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो गिल्लू महादेवी वर्मा का रेखा चित्र है, इसको पढ़ना है। संस्मरण में आपके पाठ्यक्रम में संकलित है 30 बरस का साथी, डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है, इसको हम लोगों को पढ़ लेना है। इसके बाद में हम लोग आगे पढ़ेंगे जीवनी अंश में हम पढ़ेंगे कलम का सिपाही। कलम का सिपाही जो है मुंशी प्रेमचंद से रिलेटेड है, अमृत राय उनके पुत्र हैं, उन्होंने ही लिखा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके पाठ्यक्रम में रिपोर्टाज संकलित है ऋण जल धन जल। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज विधा की रचना है। ऑब्जेक्टिव में तो यही प्रश्न पूछेगा कि ऋण जल धन जल किस विधा की रचना है, तो आप बताओगे रिपोर्टाज। आपसे पूछेगा गिल्लू किस विधा की रचना है, तो आप बताओगे रेखा चित्र। आपसे पूछेगा 30 बरस का साथी किस विधा की रचना है, तो आप बताओगे कि वो संस्मरण है। तो इस प्रकार से
ऐसे बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आपसे बने हुए हैं। ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर है शुक्ला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी हमने उस पर सॉल्व करवा दिया है। अधिकतर विश्वविद्यालयों के क्वेश्चन पेपर को उस पर सॉल्व करवाया हमने, तो आप देख सकते हैं ऑलरेडी, ठीक है। और बाकी मॉडल पेपर भी पड़े हुए हैं तो आप आसानी से देख पाएंगे। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है व्यंग में। व्यंग में हमको क्या पढ़ना है, भोलाराम का जीव पढ़ना है। भोलाराम के जीव को लिखा है हरिशंकर प्रसाई जी ने, ठीक है। हरिशंकर प्रसाई जी व्यंगकार हैं, बड़े जबरदस्त व्यंगकार हैं। तो भोलाराम का जीव एक कहानी के रूप में एक व्यंग है, भोलाराम जीव, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया, तो इसके बारे में हमको पढ़ना है। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और आगे अन्य गद्य विधाओं में हमको क्या पढ़ना है, अन्य गद्य विधाओं में हमको द्वितीय खंड में यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। यात्रा वृत्तांत में क्या संकलित है, अच्छा, यात्रा वृत्तांत के सरदार कहे जाते हैं। यात्रा वृत्तांत, बहुत ज़्यादा यात्रा वृत्तांत लिखने वाले जो एक प्रकार से लेखक है उनका नाम है पंडित राहुल शंकरत्यायन। तो यात्रा या अथा तो घुमक्कड़ जिज्ञासा की बात की जाए तो यात्रा वृत्तांत में मेरी तिब्बत यात्रा जो है एक यात्रा वृत्तांत है पंडित राहुल शंकरत्यायन जी का, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो मतलब राहुल शंकरत्यायन जी से भी प्रश्न आते हैं और मेरी तिब्बत यात्रा से भी प्रश्न आएंगे, तो दोनों को समाहित करते हुए हम पढ़ेंगे। मतलब राहुल शंकरत्यायन जी का परिचय समझेंगे पहले, साहित्यिक परिचय, किन किन क्षेत्रों में योगदान दिया उन्होंने, और मेरी तिब्बत यात्रा में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं उसके बारे में। फिर उसके अंदर डायरी में आपको क्या पढ़ना है, एक लेखक की डायरी पढ़नी है। एक लेखक की डायरी का लेखन किया है मुक्तिबोध ने, गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। तो एक लेखक की डायरी हम पढ़ेंगे, मुक्तिबोध की रचना है डायरी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंटरव्यू विधा की यानी साक्षात्कार जिसको आप कहते हैं, ठीक है, इसमें मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी जी से, निराला जी से मिले थे कौन, पदम सिंह शर्मा कमलेश मिले थे। पदम सिंह शर्मा कमलेश सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से मिले थे और उसी मिलन को एक प्रकार से उन्होंने इंटरव्यू, चूंकि इंटरव्यू में आप आजकल के इंटरव्यू क्या होते हैं कि भाई मैक लिया और पहुंच गए, तुरंत रिकॉर्ड कर लिया, वो हो गया इंटरव्यू। लेकिन पहले इंटरव्यू होता था, लोग एक प्रकार से पूछते थे, मिलते थे, तो उनके विचारों को, भावों को लिखते थे, तो उसको बोलते थे साक्षात्कार या इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में आपको पढ़ना है, मैं इनसे मिला, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये आपके उसका नाम है और लिखा इसको है पदम सिंह शर्मा कमलेश ने। मतलब ये एक प्रकार से जो इंटरव्यू विधा है इसको लिखा है पदम सिंह शर्मा कमलेश ने। पदम सिंह शर्मा कमलेश जी मिले थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और लास्ट में आपको पढ़ना है, जो लास्ट की इकाई आत्मकथा अंश में आपको क्या पढ़ना है, आत्मकथा अंश में आपको जूठन पढ़ना है। जूठन जो है एक प्रकार से दलित विमर्श की रचना है, दलित विमर्श का एक आत्मकथा अंश है। आपको बता दूं इसके लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी इसके लेखक हैं और जूठन ये जो है स्त्री, मतलब ये दलित विमर्श की रचना है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो आत्मकथांश में हम लोगों को ये पढ़ना है। तो इस प्रकार से ये हिंदी साहित्य का कुछ इतिहास था हिंदी गद्य में, जो आपको बीए तृतीय सेमेस्टर में आपको पढ़ना था। मैंने आपको बताया कि भाई क्या क्या पढ़ना है और किसको किस तरीके से हम लोग जानेंगे, ठीक है। इनमें से अधिकतर क्लासेस जो है वो मतलब ऊपर वाली जो ये सारी क्लासेस है ये लगभग हो चुकी हैं, इन सभी के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और बाकी जो चीज़ें हैं उनकी कुछ वीडियोस जो है यूट्यूब पर भी आपको मिल जाएंगी। मतलब इनमें से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी, जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। और मॉडल पेपर आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव के भी, लिखित के भी, विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करवा यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे, तो आप वहीं से उसको देख सकते हैं। अगर आपको लगता है, अगर आपको कोई फोर्स और कोई ये दबाव नहीं कि आपको पढ़ना ही है यहाँ पर तभी आप पास होंगे, तभी आपको भवसागर से नैया मिलेगी, नहीं, आप बीए वैसे भी पास कर सकते हैं केवल यूट्यूब पर हमसे पढ़ करके भी। और अगर आप चाहें, आपको ज़्यादा जानकारी ग्रहण करनी है, पूरा का पूरा एकदम से कंठस्थ करना है, अच्छे से पढ़ना है, टॉप करना है यूनिवर्सिटी में, या एक प्रकार से आपको एमए करना है, बीएचयू, जेएनयू या सीयूटी का जो एग्जाम होता है उसमें आपको हिंदी से एक प्रकार से आगे बढ़ना है, तो ये जानकारी उसके लिए बहुत बेस्ट है। टीजीटी, पीजीटी या इसके अलावा नेट, जीआरएफ, इन सभी की परीक्षाओं की दृष्टि से ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से आप में से सभी को पढ़ना भी चाहिए सारे के सारे सिलेबस को, चूँकि जब आप पढ़ेंगे और हिंदी भी आप पढ़ रहे हैं तो हिंदी के बारे में रुचि पैदा नहीं होगी जब तक आप उसके पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ेंगे। इसीलिए खास करके मैं हिंदी को लेकर के बहुत ज़्यादा एक प्रकार से वो रहता हूँ कि ताकि हिंदी जब आप पढ़ेंगे तो चूंकि भारत में रह करके अगर आप हिंदी नहीं जान पा रहे हैं, हिंदी के बारे में सही तरीके से अध्ययन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप समझिए कि, और हिंदी आप बीए पढ़ रहे हैं फिर भी आप अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, तो एक प्रकार से थोड़ी सी वो अपने आप में थोड़ा सा दूसरी तरीके टाइप का लगता है और लगता है कि भाई हम किस जो है कहाँ से आए हैं, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, ठीक उस प्रकार की फीलिंग आती है। तो ये सब आपको पढ़ना है। अगर आपको पढ़ना है, कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, लगभग 15-20 वीडियो अवेलेबल है, चैप्टर 15 या
10-12 चैप्टर 15 चैप्टर अवेलेबल हैं। बाकी और मॉडल पेपर अवेलेबल है, और भी चीज़ें अवेलेबल है, जो महासंग्राम वगैरह वीडियो थी, मतलब महामैराथन क्लासेस थी, वो भी अवेलेबल है। तो संपूर्ण कोर्स अगर आपको लेना है 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप ले सकते हैं। हमारे 91 61 93 60 62 पर आप लोगों को व्हाट्सएप पे SMS कर देना, ठीक है। धन्यवाद। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। अच्छा, ये जो आप जो है इस पर जो मैं स्कैनर सेंड करूंगा, जब आप व्हाट्सएप पे SMS करोगे तो आप किसी से भी पैसा 100 रुपये सेंड करवा सकते हैं, किसी से भी, ठीक है। 100 रुपये चार्ज इसलिए मतलब बहुत कम रखा गया है, और इसीलिए इसको मैंने रखा है, और आगे क्लासेस आपकी होती रहेंगी, इसीलिए मैंने इसमें रखा है। क्योंकि इससे क्या होता है कि आप जब कुछ रुपए दे देंगे तो उसके बाद में आप थोड़ा सा मन लगा करके पढ़ेंगे। और चूंकि यूट्यूब पर मैं देखता हूँ लोग पढ़ते तो हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बीच बीच में बातें करते तो डिस्टर्बेंस होता है, तो उतना अच्छा नहीं लगता, माहौल क्रिएट नहीं हो पाता है, ठीक है। जब मैं एकदम से फ्री में पढ़ाता तो आप लोग सोचते हैं कि भाई कि फ्री में जब मिल रहा है तो क्या है यार, क्या पढ़ा रहे। लेकिन जब आप उसी के लिए थोड़ा सा पैसे खर्च करेंगे तो एक अलग फीलिंग आपको उत्पन्न होगी, और उसमें पढ़ने में मज़ा भी आएगा आपको, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए। और ज़्यादा 100 रुपये किसी प्रकार का कोई ज़्यादा रकम तो है नहीं, बहुत कम, मैंने बहुत सोचा उसके बाद में ये चीज़ें की हैं। अगर आप में से किसी को लेना तो आप ले सकते हैं, अगर आप में से नहीं लेना तो बिल्कुल आप फ्री में यूट्यूब पर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और बाकी क्लासेस जैसे ज्योग्राफी की, पॉलिटिकल साइंस की, इन सभी की ऑलरेडी प्लेलिस्ट में BA 3rd सेमेस्टर की अवेलेबल है। अगर उनको भी आपको चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, अगर आपको चाहिए कि भाई हमको पढ़ना है, जो आपने क्लासेस अभी तक ले चुके हैं, आप उन सभी की वीडियोस आपको देखनी है, तो आप कोई भी सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आप हमारे नंबर 91 61 93 60 62 पर SMS करिएगा। अनिवार्य प्रश्न पत्र से लेकर के को करिकुलर या ये सब प्रश्न माइनर वगैरह सबके प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूट्यूब पर ही। अगर वो भी आपको नहीं मिल पा रही तो भी आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 पर आप SMS करिएगा, मैं आपके पास वो सारी चीज़ें सेंड कर दूंगा, प्लेलिस्ट सभी की सेंड कर दूंगा, आप आसानी से अभी से तैयारी कर लीजिए। तो अगर आपको लगता है मतलब कि आपके पास मतलब और कोई सिलेबस है, उसके लिए कोई चार्ज वगैरह नहीं है, आप SMS कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं आप 91 61 93 60 62 नंबर से। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और मेरा खुद का नंबर है, तो आप लोग जुड़ सकते हैं इससे आसानी से। मैं आपको सारी चीज़ें, हालांकि आपको ज़्यादा कॉलिंग नहीं करनी है, फ़ोन ज़्यादा नहीं करना है, बस व्हाट्सएप पे SMS करना, और जब भी मैं रात बिरात खाली होऊंगा 12-1 बजे, तब मैं आपके SMS को देख लूँगा, या दिन में भी मैं खाली होता हूँ तो मैं देखता रहता हूँ, हमेशा सभी का रिप्लाई भी देता रहता हूँ, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। तो किसी प्रकार की कोई समस्या, ज़्यादा समस्या होगी, अगर समस्या का निदान हमारे लायक होगा तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं आपसे माफ़ी मांग लूँगा कि भाई ये हमारे बस की बात नहीं है। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।